पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। चैप्टर 5। शीर्षक है सार्वजनिक पुरुष और स्थायी कर्मचारी। दिनों की अनुपस्थिति में दिल्ली से आईसीएस के एक उच्चाधिकारी उप उच्चायुक्त डिप्टी हाई कमिश्नर बनाकर भेजे गए। यद्यपि आईसीएस के भारतीय सदस्यों ने अपनी कर्तव्य परायणता के कारण ब्रिटिश सरकार की हर काम में सहायता की और अपने देशवासियों को दबाने में और स्वराज्य के आंदोलन के विरोध में सब कुछ किया, पर स्वराज्य के ये विरुद्ध नहीं थे। स्वराज्य का उनके मन में यह चित्र था कि इसके आते ही सब अंग्रेजों के स्थान पर हम बैठा दिए जाएंगे और वे निकाल दिए जाएंगे। उन्हें यह कल्पना नहीं थी कि राजनीतिक आंदोलन में जिन्हें वे कैद में भेज रहे थे और जिनका वे दमन कर रहे थे, वे इन स्थानों पर स्वयं बैठेंगे। उनके मन में इनकी तरफ से तिरस्कार की भावना थी। इन्हें वे अपढ़, अयोग्य, केवल झंडा हिलाने वाले और नारे लगाने वाले ही समझते थे। अंग्रेजी शासन परंपरा के अनुसार स्वयं हार जाने पर शासक दल विरोधी दल को स्थान देता है। अंग्रेज जाते हुए भारत का राज्य कांग्रेस दल को और पाकिस्तान का राज्य मुस्लिम लीग दल को दे गए। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत के कारण स्वराज्य शासन में किसी को अपने पद से हटाया नहीं गया। जो अंग्रेज चले गए वो चले गए। जो थोड़े से अंग्रेज रहना चाहते थे वे अपने पदों पर बने रहे। किसी भारतीय कर्मचारी को भी पदच्युत नहीं किया गया। वे बराबर अपने पदों के नियमों के अनुसार उन्नत भी होते रहे, पर राज्यपालों, राजदूतों आदि राजनीतिक पदों पर सार्वजनिक जीवन से आए लोग भेजे जाने लगे। मंत्रीगण तो इसमें से आते ही थे। पुराने भारतीय शासन अधिकारियों को ये अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री नेहरू ने स्वयं मुझसे इसकी शिकायत की थी। उनके विशेष व्यक्तित्व और अद्भुत कार्यकुशलता देखकर उनके संबंध में तो संभवतः आईसीएस लोगों ने अपनी राय बदली, पर जहां तक मैं समझ सका औरों के बारे में उनकी राय वही बनी रहे। मेरे आईसीएस के सहायक अथवा उप उच्चायुक्त डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुझसे साफ कहा कि मैं आपके सहायक पद पर नहीं रह सकता। यदि सरकार मुझे उच्चायुक्त बनाएगी तो ही मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा कि मैं भी नहीं रहना चाहता। यदि दिल्ली आपको हाई कमिश्नर नियुक्त कर मुझे छुट्टी दे तो मैं सहर्ष चला जाऊंगा। ये मेरी बात नहीं मानते थे। स्थिति गंभीर थी, पर ये अपने मन के अनुसार चलना चाहते थे। मेरे मन में भी यह भावना थी कि हिंदू मुस्लिम मनोमालिन्य से जो उत्पात हो रहा है वो शांत हो। मैं मैत्री भाव फैलाने की चिंता में था। इनका कहना था यदि आप विभाजन के समय दिल्ली में होते तो देखते कितना उत्पात मुस्लिम कर्मचारियों ने मचा रखा था। एक एक कुर्सी का रखना कठिन हो रहा था। वे वहां की सब बस्तियों को ले जाना चाहते थे। मैं उनके भाव को समझ सकता था, पर मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। डरता था इससे दोनों ही तरफ बड़ा आतंक फैलेगा और जो हुआ सो हुआ, अब मामला संभालना चाहिए। दिल्ली स्थित आईसीएस अधिकारी और इनका ही काफी जोर वहां के शासन तंत्र में था। सार्वजनिक क्षेत्र से आए राजदूतों आदि के संबंध में सशंक थे। जो आईसीएस राजदूतों के सहायक बनाकर भेजे गए उन्हीं पर अधिक आस्था रखते थे। मेरे तथाकथित सहायक सीधे अपने साथी दिल्ली स्थित आईसीएस वालों से टेलीफोन आदि द्वारा संपर्क रखते थे। मैं जो आदेश देता था वे उसका पालन करने को तैयार नहीं थे। मुझे पता यूँ लगा कि कुछ भूले भटके काशी के मुस्लिम बुनकरों को मैंने वापस भारत जाने के लिए अनुमति पत्र देने का आदेश दिया। बहुत से मुसलमानों ने समझ रखा था कि जैसे ही पाकिस्तान की स्थापना होगी हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे। वहां जाते ही हम मालोमाल हो जाएंगे, पर संसार में ऐसा नहीं होता। घर छोड़कर यदि कोई बाहर जाता है तो बड़ा परिश्रम कर नई जगह पर अपने को जमाना होता है। मैं भी नहीं चाहता था कि काशी की प्रसिद्ध रेशमी साड़ी आदि की कला का ह्रास हो जो वहां के बुनकरों के चले जाने से होगा। इधर श्री जिन्ना साहब की बहन कुमारी फातिमा जिन्ना का फतवा निकल चुका था कि साड़ी हिंदू स्त्रियों का पहनावा है, मुस्लिम स्त्रियों को इसे नहीं पहनना चाहिए। वे भारत में स्वयं साड़ी पहनती थी, पर पाकिस्तान होते ही वे वहां पर सलवार या गरारा पहनने लगी। हमारे बुनकर न इधर के रहे न उधर के। मेरे कार्यालय से इन बुनकरों को अनुमति पत्र नहीं दिया गया। 2 दिन बाद ये फिर लौटे। मुझे आश्चर्य हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि अनुमति पत्र नहीं मिला।
डिप्टी साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने काफी गर्व के साथ बतलाया कि भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि वापस जाने के लिए अनुमति पत्र ऐसे लोगों को दिए जाएं। मैंने दिल्ली से पूछ लिया, इस कारण नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, भारत सरकार की नीति में अधिक जानता हूं, आपको मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। यह स्पष्ट था कि हम दोनों वहां नहीं रह सकते थे। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा कि ऐसी स्थिति में मुझे अपने स्थान से मुक्त किया जाए। उन्होंने खेद प्रकट किया, कहा कि जब तुम हाई कमिश्नर हो तो तुम्हारा ही आदेश मानना चाहिए। मामला समाप्त हुआ। पर इससे राजनीतिक जीवन में गए हुए उस समय के ऐसे राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का और उनके उच्च स्थायी कर्मचारियों का जो इनके तथाकथित सहायक बनाकर भेजे जाते थे, परस्पर का संबंध और भाव समझा जा सकता है। राजनीतिक पुरुषों की कठिनाइयों का भी इससे अनुभव हो सकता है। स्थिति अब भी बहुत बदली नहीं है। मंत्रियों को अपने कार्य में इसका सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। कुछ दिनों में बातें सुलझ जाएंगी। सबके मान मर्यादा के निश्चित हो जाने पर काम सुचारू रूप से चलेगा। पर संधि काल में दिक्कत तो होगी ही। समझदारी से कार्य करने से ही शासन चक्र समुचित प्रकार से चल सकेगा। थोड़े दिन बाद ऐसे समय जब मैं पूर्व बंगाल में कार्यवश गया था, ये सज्जन दिल्ली से तय कर वापस चले गए। जब मैं लौटा तो वे नहीं थे। दूसरे अधिकारी भेजे गए। दिल्ली के विदेश मंत्रालय के अधीन राजदूत कार्य करते थे। धीरे धीरे सार्वजनिक लोग राजदूत के पदों पर कम और आईसीएस के ही लोग अधिक जाने लगे। इन लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल पर संभवतः यह प्रभाव डाला कि सार्वजनिक जन ऐसे काम को ठीक तरह से नहीं कर पाते। इधर फॉरेन सर्विस का भी संगठन हुआ। थोड़े समय में इन्हीं के सदस्यगण अधिक संख्या में राजदूत होंगे। मुझे स्वयं इस स्थिति पर दुख है। ऐसे पदों पर राजनीतिक अथवा अन्य गैर सरकारी क्षेत्र से आए लोग संभवतः अधिक स्वतंत्रता और उत्तमता से काम कर सकते हैं। स्थायी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली अनिवार्य रूप से सीमित और निर्धारित क्रम से ही चलती है। विस्तृत दृष्टि से उन्हें काम करना साधारणतः संभव नहीं होता। इस भाग में भी हमें यह लगता है कि आजादी के बाद और विभाजन के बाद खास तौर पे जो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण थीं, उनको छोड़कर आईएएस अधिकारी और सार्वजनिक जीवन के लोगों के बीच सही ढंग से तालमेल नहीं था। और इस तालमेल नहीं रहने का कारण ये था कि आईएएस अधिकारी एक निर्धारित धर्रे पर काम करते थे। वे पहले अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के हुक्म बरदार थे, और आजादी के बाद वे आजाद भारत में भी उस स्वतंत्र चेता दृष्टि, उस उदार दृष्टि से वंचित थे जो उस समय जन जन की पीड़ा को हरने के लिए जरूरी थी। श्री प्रकाश जी का अनुभव इस संबंध में काफी नितांत व्यक्तिगत है। और दूसरी बात यह भी है कि श्री प्रकाश जी स्वयं उनकी उस पैरामीटर पर नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे। वे स्वयं बहुत अच्छे कहना चाहिए बहुत अच्छी ग्रूमिंग के साथ थे। तो उनके साथ भी लेकिन इस तरह की समस्याएं आईं, और जिसको कहा जाए कि यह एक प्रकार के अहम की लड़ाई थी, और विभिन्न अहंकारों के आपस में टकराने से जो पर्पस था वो डिफीट हो जाता था, और जो मुख्य उद्देश्य था इन सारे पदों का और इन सारी बातों का, वो समाप्त हो जाता था, और उसके बदले नई समस्याएं शुरू हो जाती थी। धन्यवाद, नमस्कार।